आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक, सिस्टम, रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 82। वह सज्जन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर धीरे से अपना सिर उठाकर अर्जुन की ओर देखने लगे। सर, ये हमारा पश्चिमी शिष्टाचार है। आप हमारी जमीन पर खड़े हैं और आपको हमारा सम्मान करना सीखना चाहिए। सज्जन को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने बगल से रुमाल उठाया और मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ पोंछ लिया। अर्जुन के चेहरे पर भी मुस्कान थी। उसने साफ लाल शराब का गिलास उठाया और उस सज्जन के सिर पर दे मारा। तड़क! शराब का गिलास टूट गया और कांच के टुकड़े जमीन पर गिर गए। भोज में सभी लोग मौन थे, केवल शास्त्रीय संगीत ही गूंज रहा था। अर्जुन ने क्रीम केक की प्लेट पकड़ ली जिसे गोलू खा रहा था और उसे फिर से उस सज्जन के सिर पर दे मारा। म्याऊं! बॉल बॉल विरोध करता है, ये खा रहा है। तड़क! हालांकि गेंद पर प्रतिक्रिया स्वरूप लाल शराब की बोतल के उस सज्जन के सिर पर गिरने की आवाज आई। सज्जन 2 कदम पीछे हट गए, उनका सिर घूम रहा था और वे अभी भी घिरे हुए थे। शिष्टाचार है ना? तड़क! हाथों का चुंबन। हो! तड़क! सम्मान है ना? तड़क! सम्मान है ना? तड़क! एक के बाद एक बोतल, एक के बाद एक प्लेट। जब तक वह कांच और चीनी मिट्टी की है अर्जुन के हाथों में, अगले ही पल वह टूट जाएगी। अर्जुन ने आदतन हाथ बढ़ाकर खरोंचा तो पाया कि शराब की बोतल उसके द्वारा तोड़ दी गई थी। अर्जुन ने आह भरी, काल के पास गया, अपने दाहिने हाथ में लाल वाइन और क्रीम से भरा हुआ काल के कपड़ों पर पोंछा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या ये सब भोज के लिए है? मैंने सोचा था कि रईसों के पास पैसे की कमी नहीं है, देखो यह अभी भी बहुत गरीब है। काल! उसे याद आया कि अर्जुन ने अभी क्या कहा था। यदि वह अभी भी बकवास करता रहा तो अर्जुन निश्चित रूप से उसके सिर पर सारी रेड वाइन और केक फेंक देगा, जैसा कि वह भी कर रहा है। लेकिन इससे काल भी थोड़ा उत्साहित महसूस करने लगा। उसे भी वैसी ही गंध आई और उसे लगा कि अर्जुन भी उसकी तरह पागल है। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उसका नाम गैड्रोपापोन है और वह शाही परिवार के उत्तराधिकारियों में से एक है। काल ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह! लेकिन अर्जुन का चेहरा हमेशा की तरह शांत था, बिना किसी परेशानी के। निशा मेहरा पहले तो चिंतित हुई, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन के चेहरे पर आत्मविश्वास और शांत भाव देखा तो धीरे धीरे उन्होंने अपने दिल पर से पत्थर हटा दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अर्जुन के साथ उसका सामना करेगी, भले ही यह एक भयंकर युद्ध हो। निशा मेहरा अर्जुन के बगल में खड़ी थी, उनका हाथ पकड़े हुए। उनके खूबसूरत चेहरे पर आकर्षक मुस्कान थी। उसका रुख बिल्कुल पक्का है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अर्जुन के साथ रहेगी। गद्रो अभी भी मदहोशी में था, उसका चेहरा खून से लथपथ था। सिर हिलाने के बाद उसकी आंखों में जानलेवा इरादा था और उसने अर्जुन को क्रूरता से देखा। अर्जुन मुस्कुराया और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। हेलेना! उसे लगा कि यह सुंदर पूर्वी लड़का बहुत सस्ता है। किसी के सिर पर कांच पटकने के बाद भी आप मुस्कुरा सकते हैं और हाथ हिला सकते हैं। मुझे उसका दाहिना हाथ लाओ। गाद्रो एक सज्जन व्यक्ति होने के योग्य है, वह स्वयं ऐसा करने में भी रुचि नहीं रखता है, इसलिए उसने अंगरक्षक को काम निपटाने के लिए आने को कहा। अंगरक्षकों ने सुना कि मालिक का यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, तो वे जल्दी से वहां पहुंचे। यहाँ टूटे हुए शीशे और प्लेटें देखकर उन्हें समझ आ गया कि अभी क्या हुआ था। अतः 6 लंबे और शक्तिशाली अंगरक्षक अर्जुन की ओर बढ़े। बड़े अंगरक्षक और छोटे अंगरक्षक की आंखें गंभीर थीं और वे विपरीत दिशा में खड़े अपने सहकर्मियों को सतर्कता से देख रहे थे। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, काल, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा, समझे? गाड्रो के पास कुत्ते हैं और उसके पास कुत्ते हैं। उसकी कुछ क्षमताएं सिर्फ काल ने ही अनुभव की हैं। अगर वह इतने सारे लोगों के सामने ऐसा करता है तो कुछ समय तक लोग उसका पीछा कर सकते हैं। तो फिर काल को ही करने दो, वैसे भी यह गंजा हत्यारा काफी ताकतवर है। काल भी समझ गया कि अर्जुन का क्या मतलब था और इस क्षण भी उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसे लगा कि उसके चारों ओर बंदूकें तानी हुई हैं। जब तक वह नहीं कहने का साहस करता, वह शीघ्र ही जमीन पर गिर जाता। काल का दिल उसके गले में अटक गया
और अब उसे अंततः समझ में आया कि स्नाइपर और पर्यवेक्षक ने क्या कहा था। वे हमें भूतों की तरह घूर रहे थे। हालांकि हम उन्हें देख नहीं सकते थे, लेकिन हम उनकी उपस्थिति को सचमुच महसूस कर सकते थे। ये बिल्कुल वही शब्द हैं जो देखने वाले ने कहे थे। एक शक्तिशाली और उत्कृष्ट पर्यवेक्षक के रूप में उनकी तीक्ष्ण समझ सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक है। अब काल दुविधा में है, या तो गैड्रो को नाराज करे या अब मर जाए। क्रैक क्लिक, काल ने बंदूक के लोड होने की आवाज़ सुनी और उसकी आंखें अवचेतन रूप से बदल गईं। अर्जुन उसके साथ मजाक नहीं कर रहा था। यदि उसका पर्दाफाश हो गया तो वह सबसे पहले काल को मार डालेगा। काल की आंखें घूम रही हैं, वह चारों ओर देख रहा है। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा है जो चुपके से उस पर निशाना साध रहा है। दुर्भाग्यवश वह उसे ढूंढ नहीं सका। अर्जुन ने बड़े अंगरक्षक और छोटे अंगरक्षक को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, बिना किसी घबराहट के। उसे परवाह नहीं थी कि काल कौन था। जब तक वह एक व्यक्ति था, वह मृत्यु से डरता था। गाद्रो के 6 अंगरक्षक दौड़े और जब वे अर्जुन के सामने दौड़ने वाले थे तो काल अचानक बाहर निकल आया। दोनों मुट्ठियों ने दोनों अंगरक्षकों के गले पर प्रहार किया। मुट्ठियां पीछे हट गईं और दोनों अंगरक्षकों की छाती पर प्रहार किया, जिससे वे बेहोश हो गए। ओह! गले में चोट लगने से दोनों अंगरक्षक जमीन पर गिर पड़े और उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। काल की आंखें ठंडी थीं और उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि वे मृत हैं या जीवित। एक नज़र में उसने 2 और लोगों को आगे बढ़ते देखा। उनमें से एक को चाबुक की मार से उड़ा दिया। वह 2 बार उछला, दूसरे की छाती पर घुटने टेके और सीधे उसकी पसलियां तोड़ दीं। बचे हुए अंतिम 2 लोग काल पर हमला करने वाले थे, लेकिन काल ने उनके सिर कसकर पकड़ लिए और एक दूसरे से जोर से टकरा गए। धमाका! काल ने 6 अंगरक्षकों को 10 सेकंड से भी कम समय में गिरा दिया। गैड्रो ने उसकी रक्तलाल आंखों को घूरा और धीमी आवाज में गरजा, काल, क्या तुम सचमुच मेरे खिलाफ जा रहे हो? आप क्या? काल ने तिरस्कार से देखा और कहा, अगर तुम अपने खिलाफ हो तो तुम मुझे मार सकते हो। तुम्हारे परिवार में कई उत्तराधिकारी हैं, है ना? मैं किसी एक का भी समर्थन करके तुम्हें मार सकता हूँ, बेवकूफ। काल बात करते हुए वहां आया, अपना पैर उठाया और गाद्रो को जोर से लात मारी। टकराना! गाद्रो को बाहर निकाल दिया गया, मेज पर गिरा दिया गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। गाद्रो इतना गुस्से में था कि उसे खून की उल्टी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि काल अचानक उस पर इतना पागल क्यों हो गया, और क्या काल और अर्जुन दुश्मन नहीं हैं? अब तुम अर्जुन की मदद क्यों कर रहे हो? उसे क्या हुआ? निशा मेहरा ने अचंभित होकर पूछा। भले ही काल पागल हो, लेकिन उसे मूर्ख नहीं होना चाहिए, है ना? तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ है। अर्जुन ने अपने सिर की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। निशा मेहरा ने उसे धिक्कार भरी नजरों से देखा। उसे हमेशा लगता था कि इस मामले का अर्जुन से कुछ लेना देना है, लेकिन काल की योग्यता और पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उसे अर्जुन से डरना नहीं चाहिए, है ना? काल ने अर्जुन की बातें सुनी तो गुस्से से उसके मुंह से खून ही निकल आया। अगर तुमने किसी को पीठ पीछे मुझ पर बंदूक तानने के लिए नहीं बुलाया होता तो क्या मुझे गोली चलानी पड़ती? क्या खरबूजा खाते हुए फिल्म देखना स्वादिष्ट नहीं है? लेकिन काल को अब हार का एहसास हो रहा था। पार्टी अभी शुरू ही हुई थी और उसके और अर्जुन के बीच टकराव नुकसानदेह था। भोज में उपस्थित सभी लोग हृदय से स्तब्ध थे। वे सभी काल से परिचित हैं और वे गैड्रो से भी परिचित हैं। तार्किक रूप से कहें तो उन्हें अर्जुन से निपटने के लिए एकजुट होना चाहिए। काल अब अर्जुन की मदद क्यों कर रहा है? क्यों? हेलेना पहले से ही स्तब्ध थी। वह वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि उसके भाई ने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब उसने अर्जुन का शांत चेहरा देखा तो उसे लगा कि अर्जुन उसके साथ छल कर रहा है। अन्यथा उसके भाई के पागल व्यक्तित्व के साथ उसके लिए ऐसा अपमानजनक काम करना बिल्कुल असंभव था। काल पागल है, लेकिन निश्चित रूप से मूर्ख नहीं है। वह किसी से भी अधिक चतुर है। गाद्रो का रंग रूप बेहद भद्दा था और उसमें पहले जैसा सज्जन स्वभाव नहीं था। वह बहुत शर्मिंदा लग रहा था। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और काले सूट पर अभी भी खून के चिपचिपे धब्बे दिखाई दे रहे थे। काल ने मन ही मन सोचा, अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह वैसे भी गैड्रो को नाराज कर देगा, इसलिए उसे सीधे मार देना बेहतर होगा। ये पहली बार नहीं है जब काल ने ऐसा किया है। इसके बाद काल कदम दर कदम गाद्रो की ओर चल पड़ा।
देखने वाले लोग आंखें फाड़े देखते रह गए। जब उन्होंने काल की चाल देखी तो उन्हें अंदाजा हो गया कि काल क्या करने वाला है। वह सचमुच हिम्मत करता है। उसने निश्चित रूप से इतने सारे लोगों के सामने हमला करने का साहस किया। यद्यपि पेप्पोन परिवार शक्तिशाली और प्राचीन है, फिर भी गैड्रो जैसे कम से कम 1 दर्जन उत्तराधिकारी हैं। और पालुबो परिवार पेप्पोन परिवार से कम नहीं है, लेकिन काल का पालुबो परिवार में बहुत बड़ा प्रभाव है, और यहाँ तक कि हेलेना को भी उसने शीर्ष पर पहुँचा दिया था। कौन हल्का है और कौन भारी, यह आपको तुलना करने पर पता चल जाएगा। पेप्पोन परिवार गैड्रो के बिना रह सकता है, लेकिन पालुबो परिवार काल को कभी नहीं छोड़ेगा। काल, रुको। इस समय एक शानदार बैंगनी पोशाक में एक गोरी महिला आई, काल को सुंदर नीलम आंखों से देखा, अपने लाल होठों को अलग किया और कहा, ये लगभग पर्याप्त है, बहुत दूर मत जाओ। जब काल ने इस महिला को देखा तो उसने अपने हाथ फैला दिए, लेकिन अर्जुन को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि काल ने कुछ नहीं किया। इस महिला की पृष्ठभूमि क्या है? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। पेप्पोन परिवार से एक सुपर अभिजात वर्ग भी। निशा मेहरा ने मुस्कुराते हुए बताया, उनका नाम कैथरीन है। वे वित्तीय मामलों में बहुत कुशल हैं और उनके पास कई तकनीकें भी हैं। वे एक खूबसूरत महिला हैं जिनमें व्यावसायिक कौशल और वैज्ञानिक अनुसंधान दोनों की क्षमता है। अपनी बात समाप्त करने के बाद निशा मेहरा ने अर्जुन की ओर देखा और ध्यान केंद्रित किया। वह बहुत सुंदर है ना? उसके चेहरे पर लगा फाउंडेशन तुम्हारे चेहरे से ज्यादा गाढ़ा है, अर्जुन ने समझाया। निशा मेहरा ने अर्जुन को एक नज़र देखा। उसने हल्का मेकअप किया है, जबकि यूरोपियन और अमेरिकन मेकअप आमतौर पर थोड़ा गाढ़ा होता है। ये बस एक सांस्कृतिक अंतर है। अर्जुन मुस्कुराया और निशा मेहरा को अपनी बाहों में भर लिया। ये लड़की सचमुच दिन प्रतिदिन अधिक खतरनाक होती जा रही है, एक जानलेवा चाल। उसके जैसा उत्कृष्ट पुरुष जो मोहित और एकनिष्ठ है, वह अन्य लड़कियों के बारे में कैसे विचार कर सकता है? तो फिर सुंदरता के बारे में क्या वह सुंदर नहीं है? उसे डर था कि अन्य महिलाएं उसके शरीर के लिए लालच करेंगी। कैथरीन अर्जुन की ओर बढ़ी, अपना दाहिना हाथ दोस्ताना अंदाज में बढ़ाया और धीरे से कहा, मेरा नाम कैथरीन बोपांग है और मैं इस पार्टी की आयोजक हूँ। नमस्ते। नमस्ते। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन काफी समय से तैयार था। उसने गोलू को गले लगाया, गोलू के मांसल पंजे फैलाए और कैथरीन से हाथ मिलाया। कैथरीन ने हल्के से कहा, लगता है आपको इस तरह का दोस्ताना शिष्टाचार पसंद नहीं है। निशा मेहरा ने अर्जुन को फटकारते हुए कहा, यदि आप मरना चाहते हैं तो आपको लोगों को अलग करना होगा। दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से आपके साथ गंभीर तरीके से संवाद कर रहा है। माफ करना मिस कैथरीन, वह अक्सर बहुत बेवकूफ़ होता है। निशा मेहरा मुस्कुराए। अर्जुन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए ये तथाकथित उच्च पदस्थ लोग पाखंडी चेहरों से ज्यादा कुछ नहीं थे। इस त्वचा को फाड़ने के बाद यह एक विभत्स और डरावना चेहरा हो सकता है। काल ने इस दृश्य को बड़ी दिलचस्पी से देखा। वह देखना चाहता था कि अर्जुन कैथरीन के साथ कैसा व्यवहार करेगा। आखिरकार कैथरीन ऐसी महिला नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। कैथरीन ने निशा मेहरा की तरफ हल्के से सिर हिलाया। उसने निशा मेहरा का नाम पहले सिर्फ सुना था, पर उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था। इसलिए कैथरीन को निशा मेहरा में नहीं, बल्कि अर्जुन में ज्यादा दिलचस्पी थी। एक सुंदर प्राच्य पुरुष वास्तव में काल को शर्मिंदा महसूस करा सकता है। और उसने ये भी सुना कि काल कुछ समय पहले अर्जुन की हत्या करने गया था, लेकिन असफल रहा। वह वास्तव में देखना चाहती थी कि निशा मेहरा का मंगेतर कितना योग्य है। मैंने सुना है कि आप एक उत्कृष्ट पियानो वादक हैं। कैथरीन ने अर्जुन से बात करने की कोशिश की। अर्जुन ने सपाट स्वर में सिर हिलाया। आप हाँ कह सकते हैं, मैं इनकार नहीं करता। वैसे भी भाई इतना अच्छा है। क्या मुझे आज आपको स्वयं कैनन बजाते हुए सुनने का सम्मान मिल सकता है? कैथरीन ने यह वीडियो सोशल नेटवर्क पर देखा। यह एक ऐसा संगीत था जिसे अर्जुन एक शास्त्रीय पियानो पर बजा रहे थे। सुनने में बहुत ही सुखद था। इस संगीत को सुनते हुए आप चाहे किसी भी मूड में हो, आपको अलग अलग प्रतिक्रिया मिलेगी। कैथरीन को भी ये बहुत पसंद आया और वह अर्जुन द्वारा बजाया गया दूसरा गाना टू एलिस भी सुनने गईं। इसे सुनने के बाद उसे अपने आप से प्यार हो गया। चाहे वह कोई भी हो, जब तक वह एक व्यक्ति है, वे सभी अधिक अच्छा आध्यात्मिक भोजन पाने की आशा रखते हैं।
संगीत आध्यात्मिक भोजन में से एक है। नहीं, अर्जुन का जवाब बहुत संक्षिप्त था। उसने कैथरीन की ओर देखे बिना ही एक पेपर टॉवल लिया और गोलू के पंजों पर लगी क्रीम पोंछ दी। कैथरीन, उसे लगा कि उसके सामने वाला आदमी बहुत बेशर्म है। उसने इस आदमी से अच्छी आवाज में बात की, लेकिन वह अपना चेहरा देती रही। निशा मेहरा के पास कैथरीन को असहाय और क्षमाप्रार्थी दृष्टि से देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये और भी मोटा होता जा रहा है, क्या वो सोंग ने तब ऐसा ही नहीं बजाया था? अर्जुन ने गोलू की गैस टैंक जैसी कमर को देखा, वह थोड़ा अवाक था। बिल्कुल नहीं, गोलू अभी बड़ा हुआ है। निशा मेहरा ने समझाने में मदद की। ये सही है, म्याऊं। गोलू भी सहमत है, यह मोटा नहीं है, ये तो बस बड़ा हो गया है। अर्जुन ने बेबसी से सिर हिलाया। वह गेंद नीचे रखना चाहता था, लेकिन जमीन पर कांच का मैल देखकर वह गेंद उठाकर दूसरी तरफ चला गया। कैथरीन ने गहरी सांस ली, अपने दिल की ज्वाला को दबाया और खुद को उन्मत्त न होने देने की कोशिश की। वह सचमुच डरी हुई थी कि वह इस आदमी की पिटाई करने से खुद को नहीं रोक पाएगी। किसी को बुलाकर इस जगह की सफाई करवाओ और गैड्रो को अस्पताल भेजो। यहाँ खुद पर शर्मिंदा मत हो, कैथरीन ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। उसकी खूबसूरत आंखें ठंडी हवा से भरी थीं और चेहरा ठंडा था। हाँ, मिस कैथरीन, बटलर ने जल्दी से सिर हिला दिया, उसकी अवज्ञा करने का साहस नहीं कर सका। कैथरीन अब बहुत गुस्से में है और कोई भी उसे आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करता। काल ने दोनों के बीच संघर्ष नहीं देखा और उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन अभी भी एक मौका है। काल ने दूसरी ओर देखा, अपनी आंखें सिकुड़ी और अपने चेहरे पर एक भयावह मुस्कान लाने से खुद को नहीं रोक सका। क्या आप पियानो नहीं बजाते? ये कैसे हो सकता है? क्या आपने कहा कि आपने मना कर दिया? मैंने तुम्हें निराश कर दिया। इसलिए काल दूसरी ओर चला गया और मारने की चाल का दूसरा चरण शुरू किया। हाय कोरोट। कोरोट वास्तव में काल से बात नहीं करना चाहता था। एक यूरोपीय रईस के रूप में वह जानता था कि काल किस तरह का पागल था। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हैं तो भविष्य में या तो दूसरा पक्ष मर जाएगा या आप मर जाएंगे। कोरोट स्पष्टतः अभी भी अच्छी तरह जीना चाहता है। अरे कोरोट, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या मैं इतना डरावना लग रहा हूँ? काल तेजी से चला, कोरोट को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला। कोरोट पीछे मुड़ा और अजीब तरह से मुस्कुराया। नहीं नहीं, अर्जुन सही था। काल की मुस्कान बहुत भद्दी थी, जिससे बहुत डरावना और भयावह एहसास हो रहा था। अगर नहीं तो चलो बात करते हैं। काल मुस्कुराया। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ये देखकर कि वह बच नहीं सकता, कोरोट ने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। उसके आसपास के लोग बहुत समझदारी से चले गए। हर कोई जानता था कि काल किस तरह का व्यक्ति था और ऐसे पागल के खिलाफ लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको क्या लगता है कि पियानो में आपकी उपलब्धियां कितनी ऊंची हैं? काल ने कोरोट की ओर देखा और गंभीरता से पूछा। कोरोट ने इस बारे में ध्यान से सोचा। अभी अभी मिस कैथरीन अर्जुन से संगीत का एक टुकड़ा बजाने के लिए कह रही थी, लेकिन पूर्व से आए इस आदमी ने मना कर दिया और उसने अब भी बिना किसी दया के मना कर दिया। कोरोट ने गंभीर चेहरे से काल की ओर देखा और कहा, काल, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। आपको फॉर एलिस और कैनन ये दो गाने सुनने चाहिए थे, है ना? काल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है, जब मिस कैथरीन काम कर रही होती हैं तो वह अपना मूड और काम की थकान दूर करने के लिए संगीत के इन दो टुकड़ों को सुनती हैं। ये दोनों संगीत वाकई बहुत अच्छे हैं और मिस कैथरीन को ये पसंद आना स्वाभाविक है। कोरोट ने शांति से कहा, ठीक है, मेरे साथ होने का नाटक मत करो। इधर उधर घूमना बोरिंग है। सावधान रहना, मैं कल तुम्हें दफना दूंगा। काल ने व्यंग्य किया। कोरोट, मैं कुछ शब्द कैसे कह सकता हूं और मुझे ऐसा करना ही होगा। हर कोई सज्जन है, फिर शांतिपूर्ण क्यों नहीं? तो फिर मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? कोरोट ने असहाय होकर कहा, जाओ टोनी को चुनौती दो, उसे पियानो से हराओ और उसकी इज्जत लूट लो। और मिस कैथरीन को बता दो कि तुम्हारा पियानो संगीत दुनिया में सबसे ज़बरदस्त है। काल मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है कि आपने मिस कैथरीन के लिए खुद एक पियानो टुकड़ा लिखा था। अब दिखावा करने और मिस कैथरीन को टोनी की आत्मा को हराने में मदद करने का अवसर है ना?
आखिरकार आपकी देवी सिर्फ उसके हाथों में थी। यह एक नुकसान है। कोरोट ने गहरी सांस ली और उनसे अपने कौशल की तुलना टोनी लू जैसे रचनात्मक पियानो वादक से करने को कहा। क्या वह पागल है या उसका दिमाग खराब है? कोरोट को लगता है कि उसकी पियानो की उपलब्धियां काफ़ी ऊंची हैं और सारा संगीत कैथरीन के बारे में है। लेकिन वह उसे केवल शूरवीर ही माना जा सकता है, वास्तविक राजकुमार नहीं। और कैथरीन, जिस दिन से वह इस दुनिया में पैदा हुई है, वह एक महान और सुंदर राजकुमारी है। उसके आसपास शूरवीरों और राजकुमारों की कोई कमी नहीं है। कोरोट कैथरीन को बहुत पसंद करता है और हमेशा अपने प्यार का इजहार करता है। और वह ये भी जानता था कि कैथरीन भी उस पर क्रश थी, लेकिन परिवारों के बीच संबंधों के कारण दोनों वास्तव में अपने दिल की बात व्यक्त नहीं कर सकते थे, इसलिए वे केवल एक दूसरे को चुपचाप देख सकते थे और प्रत्येक ठीक था। ये देखकर कि कोरोट हिचकिचा रहा था, काल ने धीमी आवाज में कहा, कोरोट, ईमानदारी से कहूँ तो यदि आप मिस कैथरीन से मेरी पत्नी के रूप में विवाह करते हैं तो मैं आपके साथ विनम्रता से पेश आऊँगा और भविष्य में आपकी पदोन्नति में भी मदद करूँगा। लेकिन अब तुम मेरी नज़र में सिर्फ एक सरीसृप हो। अगर तुम वो नहीं करोगे जो मैं कहता हूँ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, बुरी तरह मार डालूंगा। तुम्हें विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, है ना? कोरोट ने काल की ओर देखा, बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा था और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, लेकिन मैं टोनी का प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ। वह बहुत ताकतवर है और उसका संगीत भी बहुत मार्मिक है। काल ने अपना हाथ लहराया और अधीरता से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह का संगीत, जब तक आप अपनी भावनाओं को इसमें डालते हैं, ये निश्चित रूप से लोगों को हिला देगा। आप और मैं दोनों रईस हैं, लेकिन उच्च और निम्न रईस हैं। मैं केवल परिणामों को देखता हूँ, प्रक्रिया को नहीं। मुझे आशा है कि मुझे जो उत्तर मिलेगा वह संतोषजनक है। क्या आप समझते हैं? धमकी, लाल फल का खतरा। कोरोट अपने दिल में बहुत असहाय था। वह काल जितना अच्छा नहीं था, न ही गैड्रो जितना चमकदार था। वह तो बस एक शूरवीर है जो चुपचाप राजकुमारी की रक्षा कर रहा है। कैथरीन के प्रति टोनी की अवमानना के बारे में सोचो, अपनी देवी के प्रति उसके अहंकार के बारे में सोचो, पश्चिमी कुलीनों के प्रति उसके तिरस्कार के बारे में सोचो। काल ने उदासीनता से कहा, ये सिर्फ मेरा युद्ध नहीं, बल्कि हमारा युद्ध है। पूर्व का यह आदमी हमारे पश्चिमी रईसों के अधिकार और सम्मान को चुनौती दे रहा है। क्या आप भी, रईसों में से एक होने के नाते, चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं? कोरोट ने अपने दिल की धड़कन दबा ली। उसने स्वीकार किया कि अब वह बहुत गुस्से में है। हालांकि उसके शूरवीर के हाथ में लंबी तलवार नहीं थी, फिर भी वह अपनी प्यारी राजकुमारी के लिए सब कुछ देने को तैयार था। काल ने अंततः कहा, मैं उसके पियानो पर कुछ करूंगा, तुम्हें बस सामान्य रूप से बजाना होगा। बोलने के बाद काल चला गया। उसे ये सब व्यवस्था करनी होगी। टकराव अभी थमा नहीं है। देखना होगा कि आज रात अर्जुन एक के बाद एक लहरों का सामना कैसे करता है, या सुनामी जैसी लहर। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमेशा कुछ लोग मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। अर्जुन के चेहरे पर अजीब सा भाव था और उसके हाथ बेतहाशा गोलू के सिर को कुचल रहे थे। गोलू ने पहले ही प्रतिरोध करना छोड़ दिया था, चाहे वह कितना भी टेढ़ा क्यों न हो, अर्जुन को उसका सिर पीछे धकेलना ही था। निशा मेहरा अर्जुन के साथ नहीं थी, लेकिन वह महिलाओं के साथ घूमने चली गईं और कुछ महिलाओं से बातचीत करने लगीं जिनके साथ उनके रिश्ते बेहतर थे। ड्रोन निशा मेहरा की सुरक्षा कर रहा है, इसलिए अर्जुन को निशा मेहरा पर किसी के हमले की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बॉडीगार्ड की नसें तो उतनी तनावपूर्ण नहीं थीं, लेकिन मेरे चाचा बहुत ही उग्र थे। किसी को पीटने के बाद न सिर्फ वो ठीक थे, बल्कि दूसरों से मदद भी मांग सकते थे। यहाँ तक कि कैथरीन जैसी महिला का भी अंततः मेरे चाचा से कोई लेना देना नहीं था। पशु अंगरक्षक के बड़े भाई ने गरिमापूर्ण भाव से पूछा, मालिक, क्या कोई खतरा है? नहीं, ये तो बस एक एहसास है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उसे किसी खतरे का डर नहीं था। अगर उसके आसपास कोई उसे घूर रहा होता तो वह पहले ही उसे देख लेता। कौन सी आधुनिक तकनीक उनके ड्रोन की तुलना कर सकती है? इसमें कोई आवाज नहीं होती और यह अदृश्य भी हो सकता है। जब तक किसी के साथ कुछ गड़बड़ है, ड्रोन तुरंत सूचना प्रसारित कर सकता है। नमस्ते, टोनी। इस समय एक सुंदर महिला अपने चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान के साथ अर्जुन के पास आई और बोली,
आपकी बिल्ली बहुत प्यारी है, क्या मैं इसे सहला सकती हूँ? नहीं, बाहर निकल जाओ। अर्जुन बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। खूबसूरत महिला, इतना सीधा। मैं एलिस की कॉलेज सहपाठी हूँ और मेरा नाम नीना है। सुंदर महिला ने असहाय होकर कहा। इस समय निशा मेहरा ने भी उसे देखा और कहा कि ज्यादा दूर मत जाओ, यह उसकी दोस्त है। ठीक है, अर्जुन ने सिर हिलाया, गोलू को कुर्सी पर बिठाया और कहा, तुम अपनी इच्छानुसार हस्तमैथुन कर सकते हो। गोलू थोड़ा मासूम है, क्या यह उस तरह की लापरवाह बिल्ली है? धन्यवाद। जैसे ही नीना ने अपना हाथ बढ़ाया, गोलू उग्र हो गया। क्या? गोलू ने सांस छोड़ी, अपना पंजा बढ़ाया और खुजलाया, बदबूदार औरत, मुझे उठाने की कोशिश मत कर। क्या? नीना हैरान रह गई। ये बिल्ली तो प्यारी लग रही है, फिर इतनी खूंखार क्यों है? जब मैंने अभी अर्जुन और निशा मेहरा को इसे पकड़े हुए देखा तो वे दोनों आज्ञाकारी थे और उन्होंने समय समय पर दयनीय भाव दिखाए। अर्जुन ने नीना की ओर देखा और कहा, ये बिल्ली अजनबियों से डरती है और अजनबियों के लिए इसे छूना आसान नहीं है। बेहतर होगा कि तुम दूसरी बिल्लियों को सहलाओ। इस भोज में उन्होंने देखा कि कई लोग अपने पालतू जानवर लेकर आए थे, लेकिन कुछ लोग उसके गुस्से को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने पालतू जानवरों को उसके करीब आने की हिम्मत नहीं की। नीना भी थोड़ी शर्मिंदा हुई। गोलू को अपनी ओर घूरता देख उसने बेबसी से अपना फोन निकाला और मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम इसमें वीचैट जोड़ सकते हो? अब शर्मिंदा होने की बारी अर्जुन की है। निशा मेहरा के कॉलेज के सहपाठियों ने उनसे वीचैट जोड़ने के लिए कहा। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, निशा मेहरा इसे आप तक पहुंचाएं। नीना मुस्कुराई, सिर हिलाया और बोली, ठीक है, अगर मैं भूल जाऊं तो तुम्हें उसे याद दिलाना चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया, गोलू को उठाया और कुछ नहीं कहा। वह केवल हरी चाय की गंध महसूस कर सकता था। म्याऊं, वह कितनी बदसूरत है। गोलू अर्जुन की बाहों में सिमटकर बुदबुदाए। अर्जुन ने गोलू के सिर पर हाथ फेरा, क्या कहा इसने? इस बिल्ली की हालत तो और भी खराब होती जा रही है, और इसने सच ही कहा था। नीना के जाने के 10 मिनट से अधिक समय बाद कोरोट इधर उधर घूम रहा है, समय समय पर अर्जुन को देख रहा है। वह नहीं जानता कि अर्जुन से कैसे बात करे। क्या ये कहना संभव हो सकता है, तुम हॉट चिकन हो, मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूँ? ये तो बेवकूफ़ी होगी। हालांकि जब कोरोट ने काल की आंखों को देखा तो उसके पास अर्जुन के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही कोरोट यहाँ आया, अर्जुन ने अपना सिर उठाया और शांति से कहा, क्या बात है? उसने बहुत पहले ही कोरोट पर ध्यान दिया था। यह आदमी बहुत चालाक था और उसे घूरता रहता था। उसे सीधे असामान्य पुरुषों की काली सूची में डाल दिया गया था। जब तक कोरोट ने उसे कुछ गलत होने का हल्का सा संकेत देने का साहस किया, अर्जुन ने तुरंत उस आदमी को ठंडे फर्श पर लेटने दिया। क्या? कोरोट अचंभित रह गया और उसे बोलना नहीं आ रहा था। अर्जुन भाई, आप सचमुच ऐसे आदमी नहीं हैं न? मैं नहीं हूँ, मेरी एक मंगेतर है। कोई बात नहीं, चले जाओ, मेरे सामने मत घूमो, अर्जुन ने साफ कहा। कोरोट ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, टोनी, मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूँ। अर्जुन, चुनौती क्या है? वॉश कट ब्लो तकनीक, अर्जुन ने हल्के से कहा। यहाँ मेरे साथ बीप बीप मत करो, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें बिल्ली से कटवा दूंगा। मैं काटता नहीं, म्याऊं, गोलू ने जवाब दिया। कोरोट ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मैं आपके पियानो निर्माण को चुनौती देता हूँ। मैंने सुना है कि आप एक पियानो वादक भी हैं। मैं मौके पर बनाए गए टुकड़ों पर आपके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ और सभी को निर्णय लेने देना चाहता हूँ। अर्जुन ने जम्हाई ली, उसकी रुचि कम हो गई थी और वह उब गया था। सृष्टि में उसके साथ तुलना। भाई, तुम सिर्फ पीते क्यों हो, खाते क्यों नहीं? क्या आप इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते? कोरोट ने गहरी आवाज में कहा। तुम बहुत कमजोर हो, किसी गुरु स्तर के व्यक्ति को खोजो, अर्जुन ने हल्के से कहा। कोरोट के माथे की नसें उभर आईं और उन्हें एक मास्टर पियानो वादक माना जाता था। इस समय काल वहां आया और मुस्कुराते हुए बोला, टोनी, कोरोट को कम मत आंको, उसे पियानो मास्टर माना जा सकता है। ये कई वरिष्ठ पियानो वादकों का मूल्यांकन है, न कि उसकी स्वघोषित उपाधि। ओह, अर्जुन ने काल की ओर देखा, क्या तुम फिर से चालें खेल रहे हो? काल मुस्कुरा रहा था और उसने अर्जुन की नजरों से बचने का प्रयास नहीं किया।
अर्जुन से साफ साफ कह दो कि यह व्यक्ति मुझे मिल गया है। श्री टोनी, चूंकि आप फॉर एलिस और कैनन जैसी क्लासिक कृतियां बना सकते हैं, तो आप चुनौती स्वीकार करने का साहस क्यों नहीं करते? कैथरीन पास आई और हल्के से बोली, क्या आपको भी नहीं लगता कि पूर्वी संगीत पश्चिमी संगीत से कमतर है? हाँ, कमोबेश, अर्जुन ने मन ही मन लगभग मान ही लिया। आखिरकार पियानो की उत्पत्ति पश्चिम में हुई थी, और अगर इसकी तुलना की जाए तो यह अजीब होगा। बेशक, जो व्यक्ति वहां मौजूद था, अर्जुन ने हल्के से कहा, उच्च और निम्न पियानो के बीच कोई अंतर नहीं है। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि श्रोता संगीत से किस तरह की जीवन अंतर्दृष्टि सुन सकते हैं, या ये दर्शकों के लिए किस तरह की सकारात्मक ऊर्जा लाता है। चलो थोड़ी चर्चा करते हैं, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, है ना? कैथरीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। काल अर्जुन के पास गया और उसके कान में फुसफुसाया, कोरोट कैथरीन का प्रेमी है, तुमने कैथरीन को इतना महत्व नहीं दिया, उसका तुम्हें परेशान करने आना सामान्य बात है। बेशक, कैथरीन भी कोरोट में रुचि रखती है, लेकिन दोनों परिवारों के बीच इतना छोटा अंतर है, इसलिए एक साथ आने का कोई रास्ता नहीं है। आप ये भी समझते हैं कि रईस और रईस अलग अलग होते हैं। कोरोट, जो एक बेकार और सिर्फ पियानो जानता है, के लिए कैथरीन, जिसके पास असली ताकत है, को पकड़ पाना मुश्किल है। दोस्त, अब आप जिस चीज का सामना कर रहे हैं वह दो लोगों का दबाव है। क्या आप अपनी पीठ पर असफल पियानोवादक की उपाधि के साथ पूर्व में वापस नहीं लौटना चाहते हैं? धमाका। जैसे ही काल ने बोलना समाप्त किया, अर्जुन ने अपनी दाहिनी कोहनी से उसके पेट पर वार किया। वह काल दर्द से आधा झुका हुआ था, उसका चेहरा दर्द से भरा था, और उसके गंजे सिर की नसें चमक रही थीं। यह आदमी वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हल्की सी दिखने वाली कोहनी में वास्तव में बहुत अधिक शक्ति समाहित थी। मैंने सोचा कि आप किस तरह के साधन लेकर आ सकते हैं, इससे मुझे वास्तव में निराशा हुई। अर्जुन धीरे से खड़ा हुआ, अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए बोला, चूंकि तुम प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो तो करो, और हारने वाला काल को थप्पड़ मारेगा, क्या तुम्हारी हिम्मत है? अर्जुन ने शांत आंखों से कोरोट को देखा। कोरोट कुछ देर तक सहमत होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसने काल को थप्पड़ मार दिया। तो फिर कल काल उसे मार डालेगा। क्यों? क्या तुम इतना डरते हो कि तुम हार जाओगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मुझे हारने का डर नहीं है। अगर मैं हार जाता हूं तो उसे सीधे थप्पड़ मार देता हूं, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह मुझे कुछ कर सके। अब देखो, मैंने उसे इतना पीटा है कि वह पेट पकड़कर खट्टा पानी उगल रहा है। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने सीधे कोरोट की आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं देख सकता हूं कि तुम उससे डरते हो, है ना? एक सच्चे इंसान और एक सच्चे पियानोवादक को अपने डर का सामना करना चाहिए और अपने दिल से डर को खत्म करना चाहिए। दुष्स्वप्न के बाद तुम असली ताकतवर हो। निशा मेहरा, वह अचंभित रह गई। फज, तुम्हें जितना हो सके उतना मूर्ख बनाना चाहिए। अगर वह हार जाता तो काल को थप्पड़ मार देता। अर्जुन के अलावा और कौन हिम्मत करता? ठीक है, मैं वादा करता हूँ। काल ने एसिड पानी का आखिरी घूंट फूका, अपना मुंह पोंछा और जोर से हंसा, जो भी हारेगा मुझे थप्पड़ मारेगा। मैं बदला नहीं लूंगा। मैं, काल, अपना वचन निभाता हूँ। शेकेम। अर्जुन ने घृणा से उसकी ओर देखा। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। कैथरीन ने कोरोट को सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह डरे नहीं। देवी के प्रोत्साहन से कोरोट का हृदय आनंद से भर गया, वसंत के आगमन की तरह जीवन शक्ति और शक्ति से भर गया। अच्छा है, कोरोट ने भारी स्वर में सिर हिलाया, अर्जुन की ओर देखा और कहा, तो फिर चलो, प्रेम विषय पर एक संगीत रचना करते हैं। क्या आधा घंटा पर्याप्त है? यह आप पर निर्भर है, मुझे परवाह नहीं है। अर्जुन ने हाथ फैलाकर कहा, आधे घंटे की बात तो छोड़िए, अगर तुम्हें अभी भी चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ सकता हूँ। तब उन दोनों ने वहीं पर रचना शुरू कर दी। इस छोटी सी प्रतियोगिता ने सभी को आकर्षित किया और कई लोगों ने चुपके से अपने मोबाइल फोन निकालकर रिकॉर्डिंग की, ये देखने के लिए कि इन दो प्रतिभाशाली संगीतकारों ने मौके पर क्या रचना की। कोरोट ने इस खेल पर अधिक ध्यान दिया, क्योंकि वह देवी को उसकी गरिमा वापस दिलाने में मदद करना चाहता था, इसलिए वह अतिरिक्त सतर्क था और उसने अपना दिमाग लगाया। अर्जुन अधिक जादुई है। नोटबुक में कुछ मत लिखिए, बस चुपचाप बैठकर बिल्ली को सहलाए, उसका सिर सहलाए।
निशा मेहरा को तो यहाँ तक लग रहा था कि अगर भविष्य में गोलू का सिर गंजा हुआ तो इसका दोषी अर्जुन ही होगा। ठीक है, जल्दी करो और गाना लिखो, झंझट मत करो। निशा मेहरा ने अर्जुन का हाथ थपथपाते हुए कहा। आत्मा को कठिन लेखन से नहीं लिखा जा सकता। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ लीं। कैथरीन ऑफ कोरोट को घूरता रहा और धीरे से बोला, मैंने जिस गीत को लिखने के लिए अपना दिमाग खपाया है वह केवल स्वरों और ध्वनियों की एक श्रृंखला हो सकती है, न कि एक भावना, न ही एक वास्तविक गीत। पियानो बजाने से लेकर रचनात्मक प्रतियोगिता तक मुझे पता था कि इस व्यक्ति की बुद्धि कम है। शायद वह काल से डर गया था और इस आदमी की धमकी के कारण न चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ा। आप ठीक कह रहे हैं। काल ने भी इससे इनकार नहीं किया, क्योंकि वहां उपस्थित लोग मूर्ख नहीं थे और उनके दिल कमोबेश गंदे पानी से भरे हुए थे। बात बस इतनी है कि काल अधिक प्रत्यक्ष है। वह एक वास्तविक खलनायक है, लेकिन बाकी सभी लोग पाखंडी हैं। अर्जुन सीधा है, इसलिए काल अर्जुन के साथ बातचीत करना पसंद करता है। सीधा सादा, कोई चक्कर नहीं। अगर मैं तुम्हें हरा नहीं सकता तो मैं एक शब्द भी नहीं कहूँगा। अगर मैं तुम्हें हरा सकता हूं तो मैं तुम्हें हर बार हराऊंगा जब भी मैं तुम्हें देखूंगा। काल मुस्कुराया और बोला, लेकिन मैंने ऐसा उसे वास्तविकता पहचानने देने के लिए किया था। अगर उसे यह पसंद है तो बहादुरी से इसका पीछा करो, छिपो छिपाओ मत। अगर वह वास्तव में वास्तविकता का सामना करने से डरता है तो वह मर सकता है, अन्यथा आत्मा के बिना एक खाली खोल से क्या फर्क पड़ता है। अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पहली बार काल जैसे पागल से ऐसे शब्द सुने थे। घोड़े पर सवार होने का एक दार्शनिक कारण है। क्या आप निश्चित हैं कि आप खलनायक हैं? अर्जुन मुस्कुराया। उसे अचानक एहसास हुआ कि काल अब उतना परेशान नहीं करता, बस उसे शरारतें करना ज्यादा पसंद है। अफसोस, ये भी मेरी गलती है कि वह इतना शक्तिशाली है कि दूसरों में उसका विरोध करने की ताकत नहीं है। तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारे जीवन का क्या मतलब है? लोगों को मारना। अर्जुन ने उत्सुकता से काल की ओर देखा। यह इसका एक हिस्सा है। काल ने अपना पेट रगड़ा और अब उसका पेट भी दर्द कर रहा है और वह नहीं जानता कि अर्जुन ने उसको हनी का कितना जोर से इस्तेमाल किया। काल ने हंसते हुए कहा, सब लोग कहते हैं कि मैं पागल हूं, लेकिन मेरी नज़र में मैं उनसे अधिक यथार्थवादी और चतुर हूं। अजीब शौक है। अंगरक्षक भाई खुद को रोक नहीं सका और चिल्ला उठा, क्या जीवन का अर्थ मारना है? किसी की हत्या करने के बाद भी आप अपने आप को सफ़ेद करने के लिए वहां मौजूद हैं और कह रहे हैं कि आप किसी और से ज़्यादा चतुर हैं। काल को इसकी परवाह नहीं थी। अगर यह पहले हुआ होता तो अंगरक्षक मर गया होता। लेकिन यह अर्जुन का व्यक्तित्व है। वह हिल नहीं सकता और हिलने की हिम्मत भी नहीं करता। आधा घंटा जल्दी ही बीत गया। कोरोट को बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन इस समय वह धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने अपनी सारी भावनाएं इस पांडुलिपि में डाल दीं। उसने अपनी सारी भावनाएं पियानो में उड़ेल दीं। डिंग। पहले स्वर धीमा हुआ, फिर उंगलियां कुंजियों पर नाचने लगीं और कई लोग धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ गए। यह कोरोट की पियानो उपलब्धि है। वह लोगों को जल्दी से अपने पियानो की दुनिया में ला सकता है और इस दुनिया की सारी सुंदरता का आनंद ले सकता है। अर्जुन ने कोरोट की तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया। उसे सचमुच मानना पड़ा कि यह छोटा लड़का पियानो बहुत अच्छा बजाता है। ये स्वीकारोक्ति बहुत भावुक है। निशा मेहरा खुद को रोक नहीं सकी और फुसफुसाईं। बात बस इतनी है कि उसे यह नहीं पता कि अगर आप कुत्ते को आखिर तक चाटते रहेंगे तो अंत में आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा। निशा मेहरा स्वाभाविक रूप से इस बात को जानती थीं, लेकिन उन्होंने कोरोट और कैथरीन की ओर देखा और धीरे से कहा, क्या शक्ति वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है? निशा मेहरा ने भी कोरोट और कैथरीन के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसे दोनों के लिए दुख भी होता है। आखिरकार सच्चा प्यार एक साथ नहीं आ सकता, ऐसा जीवन बहुत दर्दनाक है। अर्जुन मुस्कुराया और निशा मेहरा के सुगंधित कंधों पर अपनी बाहें डाल दीं। वह नहीं जानता था कि इसे कैसे समझाए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए शक्ति सचमुच जीवन से बड़ी है। कैथरीन और कोरोट के लिए वे दोनों परिवार के मोहरे मात्र हैं। उनके पास जो कुछ भी है वह उनके पीछे के विशाल परिवार द्वारा दिया गया है और वे भी परिवार को कुछ वापस देना चाहते हैं। पश्चिमी अभिजात वर्ग कभी कभी लोगों को सहानुभूति का एहसास कराता है। म्याऊं। अचानक
गोलू ने एक प्यारी कठपुतली बिल्ली को देखा, पलक झपकाई और उसकी ओर भौंकने लगा। कठपुतली बिल्ली थोड़ी डर गई और अपने मालिक की बाहों में छिप गई। अर्जुन ने यह दृश्य देखा और उसे थोड़ा अजीब लगा। क्या गोलू सचमुच उस छोटी सी बिल्ली को ढूंढना चाहता था? जब हम वापस जाएं तो हम एक क्यों न खरीद लें? निशा मेहरा ने भी ध्यान दिया और धीमी आवाज में सुझाव दिया। नहीं, चलो इसे छोटी मोटी सर्जरी करवा लेते हैं। इससे भविष्य की परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और तुम स्वादिष्ट और मसालेदार खाना भी खा सकोगे। कितना अच्छा है। अर्जुन ने सिर हिलाया। म्याऊं, अभी अभी आपकी छोटी सी सर्जरी हुई है। गोलू ने यह सुना और कहा, मैं कोई साधारण बिल्ली नहीं हूँ, मुझे तो बस लगता है कि वह बिल्ली थोड़ी अच्छी है। ठीक है, समझाओ मत। अर्जुन ने गोलू का सिर पकड़ लिया। गोलू क्रोधित हो गया और उसने अर्जुन का हाथ काटने के लिए अपना मुंह खोल दिया। लेकिन उसने जोर से काटने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि अगर अर्जुन ने जोर लगाया तो पहले उसके अपने दांत टूट जाएंगे। सुंदर संगीत सुनाते हुए धीरे धीरे रुक गया। लेकिन बहुत से लोगों ने अभी तक पूरी कहानी नहीं सुनी है। वे आगे की कहानी सुनना जारी रखना चाहते हैं और पूरी कहानी सुनना चाहते हैं। कैथरीन की आंखें हल्की लाल हो गई थीं और वह अपने अंदर भरे प्रेम के साथ साथ शक्तिहीनता को भी महसूस कर सकती थी। लेकिन वह कड़ी मेहनत भी कर रही है, वह ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। केवल इसी तरह वह भाग्य की बेड़ियों से मुक्त हो सकती है। क्रैक क्रैक क्रैक, काल ने तालियां बजाईं और आह भरते हुए कहा, कोरोट, मुझे मानना पड़ेगा कि आपके गीत में एक प्रकार का जादू है और यह अच्छी तरह से लिखा गया है। कोर्ट में मौजूद कई लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि वे भी काल की तरह ही महसूस कर रहे थे। धन्यवाद। कोरोट खड़ा हुआ, सभी को थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया और राहत की सांस ली। कम से कम ये संगीत सफल रहा और सभी को प्रभावित किया। कोरोट ने अर्जुन की ओर देखा, अपने होंठ भींचे और कहा, श्री वर्मा, अब आपकी बारी है। तुम्हारे संगीत का नाम क्या है? अर्जुन ने सिकुड़ी हुई आंखों से पूछा। कोरोट चुप था। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, गीत लिखने की हिम्मत करो, लेकिन गीत का शीर्षक लिखने की हिम्मत मत करो। जैसा कि काल ने कहा, तुम सचमुच बेकार हो। मैं। कोरोट ने अचानक अपना सिर उठाया और अर्जुन की ओर गुस्से से देखा। काल ने कहा कि वह काल से डरता था, लेकिन वह अर्जुन से नहीं डरता। अर्जुन ने हल्के से कहा, आपका संगीत आपके द्वारा कल्पित दुनिया के चित्रण से अधिक कुछ नहीं है, लेकिन आप कभी भी इस भ्रम से बाहर निकलकर वास्तविकता का सामना करने का साहस नहीं करते। आप क्या बेकार नहीं हैं? मैं आपको एक संगीत भेज रहा हूँ, इसका नाम है सपनों वाली शादी। अर्जुन की बातें सुनकर कोरोट को ऐसा लगा जैसे उसे किसी दुखती रग पर छुरा घोंपा गया हो। दरअसल, जैसा कि अर्जुन ने कहा, उन्होंने कई संगीत रचनाओं के लिए केवल धुनें लिखने का साहस किया, लेकिन शीर्षक लिखने का साहस नहीं किया। हालांकि बहुत से लोग उसके इरादों को जानते थे, लेकिन जब तक वह खिड़की के कागज की आखिरी परत को नहीं भेदता, तब तक किसी को इसकी परवाह नहीं थी। पियानो के सामने बैठे अर्जुन की मुद्रा और उसकी एकाग्रतापूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर कोरोट को अचानक अपने दिल में एक क्षति की भावना महसूस हुई। वह अर्जुन की तरह खुले विचारों वाले नहीं हैं, और संगीत के दोनों टुकड़े निशा मेहरा के प्रति गहरे प्रेम से भरे हैं। वह अर्जुन की तरह इसे स्वीकार क्यों नहीं करना चाहता था, लेकिन यह अफसोस की बात है कि कल्पना तो सुंदर है, लेकिन वास्तविकता क्रूर है। डिंग डिंग डिंग, मधुर पियानो ध्वनि खुलती है। जब कोरोट ने शुरुआत में प्रस्तावना सुनी तो उसके दिल में ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर किसी भारी हथौड़े से प्रहार किया गया हो और वह वहीं जम गया। प्रस्तावना संगीत ने उन्हें उदास और थोड़ा असहाय महसूस कराया। क्या यह उनकी वर्तमान स्थिति जैसी नहीं है? उस सर्दी में जब बर्फबारी हो रही थी, उसने उसे पहली बार बर्फ में देखा और उसके दिल में भी पहली बार यह एहसास हुआ। प्रशंसा, लेकिन ये सिर्फ दूर से की गई प्रशंसा है। उसने ये भी नहीं सोचा था कि वह उस दिव्य महिला के साथ मित्र बन सकता है और धीरे धीरे एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित कर सकता है। लेकिन वास्तविकता की क्रूरता ने अंततः उन्हें पीछे खींच लिया। एक उच्च पदस्थ राजकुमारी थी और दूसरी एक साधारण शूरवीर थी। राजकुमारी केवल राजकुमार के साथ रहेगी तथा शूरवीर को चुपचाप पहरा देने के लिए अकेला छोड़ देगी। कोरोट की तरह कैथरीन भी प्रस्तावना सुनते ही वहीं ठिठक गई।
दूसरों की नज़र में वह कुलीन मिस कैथरीन है, पेप्पोन परिवार की सबसे कुलीन महिला। लेकिन केवल वह स्वयं ही जानती है कि वह एक सामान्य महिला है जिसमें कुछ प्रतिभा है। हर महिला एक खुशहाल और खूबसूरत प्यार की चाहत रखती है, जिससे वह प्यार करती है उसके साथ बूढ़ी होना चाहती है, बजाय इसके कि वह परिवार के बुजुर्गों की बातों में आकर बिना किसी भावना के शादी कर ले। संगीत में ऐसा प्रतीत होता है कि कैथरीन ने राजकुमारी और शूरवीर का विवाह देखा है, लेकिन जैसा कि अर्जुन ने कहा, यह एक स्वप्निल शादी थी। सपने से जागने के बाद सब कुछ वास्तविकता में लौट आएगा। घटनास्थल पर मौजूद कई लोग, खासकर कुछ कुलीन महिलाएं, अपने दिल में भावनाएं व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक पाईं। कैथरीन की तरह उनका भाग्य परिवार द्वारा नियंत्रित था, लेकिन वे परिवार द्वारा दी गई सुविधाओं का भी आनंद लेती थीं। वे कभी कभी बहुत विरोधाभासी भी होते हैं, लेकिन वे कभी लड़ नहीं सकते। शायद उनके दिलों में तथाकथित प्यार आसमान से टूटते हुए तारे की तरह है, और उनकी आंखों में आंसू की बूंद की तरह भी। निशा मेहरा भी वास्तव में ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन वह भाग्यशाली थी। जिस विवाह को उन्होंने स्वीकार किया वह वही था जिससे वह प्यार करती थी। इसी तरह अर्जुन भी उससे बहुत प्यार करता था। निशा मेहरा ने गोलू को गले लगा लिया। उसे एक बार लगा था कि वो जिंदगी भर काम में ही डूबी रही, लेकिन जब तक अर्जुन उसकी जिंदगी में नहीं आया तब तक उसकी दुनिया में फिर से रंग नहीं आए। साहचर्य, देखभाल, सभी प्रकार की छोटी छोटी बातें एक दूसरे को अपना प्यार जताती प्रतीत होती हैं। म्याऊं। गोलू थोड़ा असहाय है। बिल्ली को खिलाने वाला और गंदगी फेंकने वाला एक ही कैसे है। हर कोई उसका सिर निचोड़ना पसंद करता है। गंजा होने जा रहा हूँ। उदासी और लाचारी से भरा संगीत का एक टुकड़ा धीरे धीरे खत्म होता है। जब कोरोट ने अपना टुकड़ा बजाना समाप्त किया तो वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो खोया हुआ महसूस कर रहा था। और जब अर्जुन ने ये टुकड़ा बजाना समाप्त किया तो वहां उपस्थित सभी लोगों को एक क्षति का एहसास हुआ। केवल काल ने ऐसा नहीं किया। काल तो बस अर्जुन की प्रतिभा और योग्यता पर विलाप कर रहा था। उन्होंने स्पष्टतः पियानो के साथ छेड़छाड़ की थी। फिर पियानो बिना किसी समस्या के कैसे बरकरार रहा। स्वर मधुर हैं। अर्जुन खड़ा हुआ और काल की ओर देखा। बजाने से पहले ही उन्होंने पियानो का निरीक्षण किया और उसे बहाल करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यहाँ छोटी मोटी खामियां किसने पैदा की। काल मुस्कुराया और अपने हाथ फैला दिए, मानो इस बार अर्जुन जीत गया हो। श्री वर्मा। कोरोट ने अर्जुन की ओर देखा। इस समय वह अर्जुन के प्रति आदर और सम्मान से भर गया था, क्योंकि इस संगीत ने उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया था। उन्होंने अपने सामने आई सभी चीज़ों को संगीत में समाहित कर लिया। ये गाना वाकई भावनाओं और खुशियों से भरपूर है। मुझे उम्मीद है कि यह गाना उन लोगों को एक दूसरे के करीब लाएगा जिन्हें मैं सचमुच प्यार करता हूँ, न कि सिर्फ साधारण यादें। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद अर्जुन ने फिर कहा, आपको अपने गाने को एक नाम देना चाहिए। चाहे काल्पनिक दुनिया कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, उसे हकीकत में आजमाना बेहतर है। ठीक है। क्रॉट ने सिर हिलाया, कैथरीन की ओर देखा और धीरे से कहा, उस गीत का नाम है कैथरीन के लिए। अर्जुन। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया। ये पहली बार है जब कोरोट ने अपनी भावनाएं जनता के सामने प्रदर्शित की हैं। साथ ही ये दोनों परिवारों के लिए उनके अर्थ को भी व्यक्त कर रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग देख पा रहे थे कि कोरोट के साथ क्या हुआ। वह धीरे धीरे बाहर कर दिया जाएगा, फिर निर्वासित कर दिया जाएगा और अंततः जीवन भर अवसाद में रहेगा। परिवार के खिलाफ कोई नहीं लड़ सकता। परिवार आपको सारे सम्मान दे सकता है और आपको जीवन भर पछताने भी दे सकता है। कोरोट। कैथरीन की आंखें लाल हो गईं। वह नहीं चाहती थी कि कोरोट ऐसा करे, क्योंकि वह जानती थी कि कोरोट का अभी भी अपना सपना है। जब तक उसे समय दिया जाएगा, वह और अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। उस समय उन्हें पहले और अब जैसा नहीं होना पड़ेगा। कोरोट कैथरीन के पास गया, उसे गले लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं सपने में तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता, मैं वास्तविकता में तुम्हारे साथ एक भव्य शादी की आशा करता हूँ। परिणाम चाहे जो भी हो, कम से कम मैंने प्रतिस्पर्धा तो की और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। कैथरीन चुपचाप कोरोट की बाहों में इस तरह झुक गई।
अगर कोरोट भी नहीं डरता तो उसे किस बात की चिंता थी। हालांकि अर्जुन ने इस क्षण की सुंदर शांति को भंग कर दिया। ये गाना किसने जीता, क्या मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने उदासीनता से कहा, कोरोट तुम हार गए, जाओ और काल को थप्पड़ मारो। कोरोट, काल, सच कहूं तो काल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कोरोट को हारना नहीं चाहिए। अगर वह हार भी जाए तो क्या कोरोट उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत कर पाएगा। उस समय तो वह कैथरीन का चेहरा भी नहीं खरीदेगा। काल बस ऐसे ही कोरोट को देखता रहा, चुपचाप, बिना कुछ कहे। लेकिन मौन ध्वनि से बेहतर है। भले ही काल ने एक शब्द भी नहीं कहा, कोरोट ने फिर भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। तड़क, कोरोट ने खुद को थप्पड़ मारा और मुस्कुराते हुए कहा, श्री वर्मा, अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मैं खुद को फिर से थप्पड़ मार सकता हूँ। उसके लिए इस तरह की बात के लिए काल को दोषी ठहराना असंभव है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसे आगे काल की मदद की आवश्यकता होगी, और इस महत्वपूर्ण क्षण में काल को नाराज करना असंभव है। अर्जुन को इसमें कोई रुचि नहीं थी। उसने हाथ हिलाकर कहा, छोड़ो, ये बोरिंग है। अर्जुन ने वापस जाने का प्लान बनाया और निशा मेहरा को पुराने दिनों की बातें लगभग खत्म कर लेनी चाहिए थीं। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, घर जाकर सो जाना ही बेहतर है। वर्मा, क्या अब आप जाने वाले हैं? एक गोरा लड़का मुस्कुराया और रुकने के लिए कहा, अगले दिन पालतू जानवरों का मुकाबला होगा, आप क्यों नहीं रुककर देखते हैं? इस तरह के निमंत्रण को देखते हुए अर्जुन ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और दूसरे पक्ष की ओर सहजता से देखा। चल दर, निशा मेहरा ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा। जिन चीज़ों से उसे निपटना चाहिए था उनसे भी निपटा जा चुका है, और आज रात उसने मिस कैथरीन को पर्याप्त सम्मान दे दिया है। यदि दूसरा पक्ष फिर भी उलझने आया तो निशा मेहरा कैथरीन से भी मुंह फाड़ देगी। आखिरकार, परेशान करने वाली चीज़ों का अगला समूह कैथरीन के लिए सिरदर्द पैदा करने के लिए पर्याप्त है। कम से कम उसे परिवारों के बीच सामंजस्य बिठाना होगा और परिवार के बड़ों को प्रभावित करने लायक लाभ देना होगा। अगर इस समय भी कैथरीन के खिलाफ लोग हैं तो कैथरीन के पास निश्चित रूप से इतना समय नहीं बचेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया, उस मोटी बिल्ली को कंधे पर उठा लिया और बाहर चला गया। काल ने अर्जुन के पीछे जाते हुए देखा, अपना सिर हिलाया और आह भरी। आज रात वह लगातार 2 राउंड हार गया। पहले तो उसने सोचा था कि तीसरा राउंड होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन बिना कोई चेहरा दिखाए चला जाएगा। लेकिन ड्रीम वेडिंग गाना वाकई अर्जुन को सबका सम्मान दिलाने के लिए काफ़ी है। संगीत के इस टुकड़े को अर्जुन द्वारा कोरोट और कैथरीन को दिया गया एक टुकड़ा भी माना जा सकता है। भावना और तर्क की दृष्टि से कैथरीन अर्जुन की ऋणी थी। आपने ये रचना बहुत पहले लिखी थी और अभी अभी भोज में इसे बजाया। भोज से निकलकर निशा मेहरा मेबैक कार में बैठी और मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखने लगीं। उनके अनुसार अर्जुन को भोज के समय इसके बारे में सोचने के बजाय इसे बहुत पहले लिख लेना चाहिए था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, खैर, मेरे पास पहले से ही यह गाना था, लेकिन संयोग से उन दोनों की कहानियां एक जैसी थीं, इसलिए ये गाना उनके दिलों में बस गया। इस बारे में बात करते हुए निशा मेहरा ने भी थोड़ी आह भरी। मिस कैथरीन ने वास्तव में बहुत मेहनत की है और वह अपने लिए पर्याप्त अवसरों के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन यह मामला अभी भी इतनी आसानी से समाप्त नहीं होता है। क्यों? अर्जुन ने भी कुछ गपशप की। दोनों परिवारों के बीच कई सालों से शिकायतें हैं। अगर वे निजी तौर पर एक दूसरे से प्यार भी करते हों तो भी दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्ग इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। निशा मेहरा ने अपने सुगंधित कंधे उचकाए और बेबसी से कहा, बेशक, मिस कैथरीन बहुत चालाक और बुद्धिमान महिला हैं। शायद वह दोनों परिवारों की वर्तमान स्थिति बदल सकती हैं। ये बहुत बड़ा होगा। ये सुनकर अर्जुन की रुचि खत्म हो गई। उसे दूसरों की परेशानियों की कोई परवाह नहीं थी और अब वह होटल में वापस जाकर आराम से लेटना चाहता था। अचानक अर्जुन ने एक भारी ट्रक को बगल से तेजी से आते देखा और ब्रेक लगाने का कोई संकेत नहीं था। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। खतरा आ रहा है, मेरी चाची, सावधान, अंगरक्षक भाई चिल्लाया। निशा मेहरा ने भी देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके हाथ अर्जुन के हाथ को कसकर पकड़े हुए थे। अर्जुन की नज़र उस भारी ट्रक पर टिकी रही। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि जानबूझकर किया गया था।
लगभग तुरंत ही अंधेरे में छिपे 100 ड्रोन प्रकट हुए और उन्होंने ट्रक चालक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। गैस उठाओ, अर्जुन ने शांति से कहा। अंगरक्षक भाई ने लगभग एक्सीलेटर पर पैर रख दिया और कार एक जोरदार आवाज के साथ बाहर निकल गई। टकराना। फिर भी भारी ट्रक ने मेबैक के पिछले हिस्से को टक्कर मार दी, जिससे मेबैक का नियंत्रण खो गया और वह एक तरफ जा टकराया। अर्जुन ने निशा मेहरा को गले लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसकी आंखें ठंडक से चमक रही थीं और उसने ड्रोन को आदेश दिया कि वह पहले बेकाबू मेबैक को स्थिर करे ताकि कार को फिर से टक्कर लगने से बचाया जा सके। टायरों ने जमीन पर 4 लंबे निशान बना दिए और अंगरक्षक भाई कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी दुनिया न देखी हो। यह महसूस करने के बाद कि कार इतनी बेकाबू नहीं थी, उसने तुरंत ब्रेक लगा दिए। बड़े अंगरक्षक ने गहरी आवाज में कहा, अंकल, मिस, क्या आप ठीक हैं? यह एक सुनियोजित हमला है। अच्छा। अर्जुन की आवाज शांत थी और उसने बाहर देखा। तभी कई गाड़ियां आकर उनके पास ही रुक गईं। आज रात भोज में शामिल होने के कारण अर्जुन ने बहुत अधिक लोगों को अपने साथ आने की अनुमति नहीं दी, इसलिए अब केवल 4 लोग हैं और एक बिल्ली भी। अर्जुन। निशा मेहरा ने अर्जुन की ओर देखा, ये जानने के लिए कि कहीं वह घायल तो नहीं है। हालांकि अर्जुन ने उसे दिलासा दिया, डरो मत, मैं यहाँ हूँ, ये कार बुलेट प्रूफ है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर कुछ हुआ तो कार से बाहर मत निकलना, समझे? निशा मेहरा ने अर्जुन की गंभीर आंखों में देखा और सिर हिलाकर कहा, हाँ दादाजी, वे सब नीचे हैं, उनके पास बंदूकें हैं। अंगरक्षक का चेहरा भारी था। ठीक है, गाड़ी से उतरो और सबको मार डालो, अर्जुन ने हल्के से कहा। ये सुनकर अंगरक्षक भाई अभी भी थोड़ा स्तब्ध था। वे दोनों एक दूसरे को कैसे मार सकते हैं? अंगरक्षक भाई बहुत ही तर्कसंगत और शांत है, क्योंकि वह अर्जुन की कही हर बात पर विश्वास करता है। जाओ, गाड़ी से बाहर निकलो, घबराओ मत, बड़े अंगरक्षक ने छोटे भाई पर चिल्लाया। अंगरक्षक भाई ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यात्री सीट से बंदूक उठाए, दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गया। अप, बाधाओं को हल करो, बाधाओं को हल करो, लक्ष्य व्यक्ति को मार डालो, लक्ष्य व्यक्ति को मार डालो। कार से बाहर निकले लोगों ने अपनी बंदूकें उठाईं और कार की पिछली सीट पर बैठे 2 लोगों पर निशाना साधा। जब दोनों अंगरक्षक कार से बाहर निकले तो हत्यारे ने गोलीबारी शुरू कर दी। उन लोगों के समूह की नज़र में ये दोनों अंगरक्षक कुछ भी नहीं थे, वे तो बस अपना सिर देने के लिए नीचे आए थे। लेकिन ये भी ठीक है, अर्जुन और निशा मेहरा को जीवित पकड़ना उन्हें मौके पर मारने से ज़्यादा मूल्यवान होगा। गोली दोनों अंगरक्षकों की ओर चली। हालांकि उन दोनों के सामने एक अदृश्य दीवार थी जिसने इन सभी गोलियों को रोक दिया था। हत्यारे, ये कैसा चल रहा है? गोली हवा में ही रुक गई थी। ये तो कहना ही क्या कि वे तो अचंभित थे, यहाँ तक कि दोनों अंगरक्षक भी अचंभित थे। अंगरक्षक भाई ने सबसे पहले प्रतिक्रिया करते हुए पिस्तौल निकाली और हत्यारे के सिर पर निशाना साधा। तड़क, जवाब में सामने खड़ा एक हत्यारा जमीन पर गिर पड़ा, जिससे सभी स्तब्ध हत्यारे भी होश में आ गए। गोली मारना, एक कंडक्टर ने इंटरकॉम पर चिल्लाकर कहा। टट, चुप चुप। दोनों अंगरक्षकों पर लगातार गोलियां बरसाई गईं। अंगरक्षक भाई भी शाकाहारी नहीं है। जब उसकी जान को कोई खतरा नहीं होता तो वह सीधा बंदूक उठाकर हत्यारों पर टूट पड़ता है। दा आगे की पंक्ति में बैठे सभी हत्यारों को गोली मार दी गई, क्योंकि वे बिना किसी कवर की तलाश किए कार से बाहर निकल गए थे, लेकिन हवा के संपर्क में आ गए, बंदूकें दूर चली गईं और कई हत्यारे नीचे गिर गए। उसी समय हवा में अदृश्य ड्रोन भी हत्यारों पर निशाना साध रहे थे, एक एक करके पतली सुइयां निकाल रहे थे और उन्हें भेद रहे थे। अर्जुन ड्रोन को फायर नहीं करने दे सकता था, वह अधिक से अधिक केवल सुई ही दाग सकता था। एक बार फायर करने पर ड्रोन का पता चल जाएगा। कम से कम अभी तक तो ड्रोनों को उजागर नहीं किया जा सकता। हत्यारे एक एक करके जमीन पर गिर पड़े और दोनों अंगरक्षक भी सदमे में थे। उन्होंने ज्यादा गोलियां नहीं चलाईं। बॉस, सावधान रहें, छोटा अंगरक्षक अचानक चिल्लाया और बड़े अंगरक्षक की ओर दौड़ा। पुकारें। रॉकेट के गिरते ही छोटा अंगरक्षक दौड़कर बड़े अंगरक्षक पर दबाव बनाने लगा ताकि बड़े अंगरक्षक के हमले को रोका जा सके। वे नहीं जानते कि पारदर्शी रक्षात्मक दीवार रॉकेटों को रोक सकती है या नहीं, लेकिन चाहे जो भी हो,
अंगरक्षक भाई को अपने बड़े भाई को बचाना ही होगा जो उसकी रक्षा कर रहा है। बस एक झटका लहर ने अचानक से रॉकेट को उड़ा दिया और वह कार के बीच में जा गिरा। धमाका, कार अचानक फट गई और आग की लपटें उठने लगीं। जमीन पर पड़े बेहोश हत्यारों में से कई मौके पर ही घायल हो गए और दर्द से होश में आ गए। मेरे पैर, मेरे पैर, दर्द निवारक, मुझे दर्द निवारक दो, वापस ले लो, वापस ले लो, वापस ले लो। अचानक कई हत्यारे घायल हो गए, लेकिन जब हत्यारों ने, जो उनका समर्थन करने के लिए वापस आए थे, आगे देखा तो उन्हें केवल एक रोता हुआ टुकड़ा और जमीन पर पड़ा हुआ एक टुकड़ा दिखाई दिया। कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। बॉस, लक्ष्य बहुत बुरा है, पहले पीछे हटें, एक हत्यारे ने रेडियो पर कहा। ये दृश्य देखकर और अर्जुन को स्वयं मेबैक से बाहर निकलते देख हत्यारे ने दांत पीसते हुए आदेश दिया, बाहर निकलो। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि गोली कैसे रुकी या रॉकेट कैसे वापस लौटा। कोई भी विज्ञान इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। केवल इतना कहा जा सकता है कि यह मामला बहुत बुरा है, वापस जाओ और स्पष्ट रूप से जांच करो। तथापि ये हत्यारे भागना चाहते थे, लेकिन ड्रोन पहले ही उनके सामने से उड़ चुका था और सुइयां आसमान की तरह नीचे गिर रही थीं, जो उन्हें बेतहाशा छेद रही थीं। कश, पतली सुई शरीर में घुस गई और फिर कणों में बदल गई तथा धीरे धीरे नष्ट हो गई। 1 2 3, सभी हत्यारे एक के बाद एक गिर पड़े। ऊपर जाओ, बंदूक भर लो और सबको मार डालो, अर्जुन ने शांत भाव से आदेश दिया। उसे इन लोगों को मारना होगा और आसपास की निगरानी प्रणाली को हैक करना होगा, अन्यथा उसके ड्रोन का अनुमान अन्य लोगों को लग सकता है। दोनों अंगरक्षक इसमें अच्छे नहीं थे और अर्जुन का आदेश पाकर वे तुरंत एक एक करके बंदूकें भरने के लिए ऊपर चले गए। जब दोनों अंगरक्षकों ने सभी को मार डाला तो अर्जुन ने ड्रोन की क्षमता का उपयोग करके आसपास की निगरानी प्रणाली को हैक कर लिया और निगरानी के इस हिस्से को भी नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, उनके आसपास खड़े कुछ दर्शकों की स्क्रीन अचानक काली हो गई। टहलना, अर्जुन पीछे हट गया और निशा मेहरा को आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। अर्जुन को इस हालत में देखकर निशा मेहरा को गहरा सदमा लगा। वह नहीं जानती थी कि अर्जुन ने ये कैसे किया। दर्जनों हत्यारे पलक झपकते ही मारे गए। अंगरक्षक भाई कार में वापस आया, कार स्टार्ट की और चला गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी अविश्वसनीय लड़ाई से गुजरा हो। मेरे चाचा के पास किस प्रकार की शक्ति है? उन्होंने अचानक उन सभी लोगों को क्यों मार डाला? गलत। जब वह बंदूक चीक करने गया तो उसने पाया कि ये लोग बेहोश हो चुके थे और मारे नहीं गए थे। अंगरक्षक भाई ने गहरी सांस ली। उसने पूछा, नहीं, शायद यह मेरे चाचा का रहस्य है, उसे बस आदेश का पालन करने की आवश्यकता है। कार शांत थी, अर्जुन को छोड़कर जो घबराया हुआ नहीं था। बाकी 3 लोग बहुत घबराए हुए थे, खर्राटे सिवाय बेशक एक मोटी बिल्ली के जो गहरी नींद में सो रही है। अर्जुन और निशा मेहरा पर हुआ हमला। ये बात अचानक फैल गई। जब कैथरीन ने ये खबर सुनी तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। अर्जुन और निशा मेहरा उसके महल से चले गए। अगर मेहरा परिवार जांच करेगा तो वह जरूर फंस जाएगी और निशा परिवार से बदला भी लेगी। अगर यह पहले होता तो कैथरीन नी परिवार से बिल्कुल नहीं डरती। आखिरकार सम्राट शानगांव तो बहुत दूर थे और मेहरा परिवार भी पूर्व में बहुत दूर था। मेहरा परिवार भारत तक कैसे पहुंच सकता था? लेकिन अब स्थिति अलग है। कैथरीन को अभी भी बहुत सारे पारिवारिक काम निपटाने हैं। अगर मेहरा परिवार उसे परेशान करने लगा तो वह व्यस्त नहीं रह पाएगी। वे कैसे हैं? कैथरीन को तुरंत चिंता हुई कि क्या अर्जुन और निशा मेहरा घायल हो गए हैं। अभी समाधान के बारे में सोचने का समय नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले आपको इन दोनों लोगों के जख्मों को समझना होगा। रिपोर्ट करने वाला डिप्टी अपेक्षाकृत शांत था और उसने उत्तर दिया, 4 लोग, जिनमें एक बिल्ली भी शामिल है, सुरक्षित रूप से होटल में लौट आए हैं। जो लोग उन्हें मारने गए थे वे सभी मर चुके हैं। क्या? कैथरीन ने ये शब्द अवचेतन रूप से कहा और वह पूरी तरह से अचंभित रह गई। हत्यारों का एक समूह अर्जुन को मारने गया, सभी लोग मर गए, लेकिन 4 लोग और एक बिल्ली अभी भी जीवित हैं। क्या आप अधिक अपमानजनक हैं? फिल्म बनाने के बारे में क्या ख्याल है? हालांकि कैथरीन को तुरंत पता चल गया कि मामला सरल नहीं था और उसने पूछा, क्या आपके पास लाइव वीडियो है?
उसे संदेह था कि यह बहुत संभव है कि अर्जुन कुछ रहस्य छिपा रहा हो, अन्यथा पागल काल अर्जुन से इतना नहीं डरता। नहीं, उस समयावधि के सभी वीडियो हटा दिए गए हैं। डिप्टी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे। उनके मोबाइल फ़ोन हैक कर लिए गए हैं और अब उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अजीब बात, कैथरीन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्या सारे वीडियो गायब हो गए हैं? इसे कैसे करना है? बारी की निगरानी प्रणाली इतनी बेकार है, ये बिल्कुल असंभव है। कैथरीन ने फिर पूछा, अब उनके साथ क्या हो रहा है? जांचकर्ताओं ने होटल को सील कर दिया है और जांच कर रहे हैं। डिप्टी ने कहा, थोड़े समय में वे शायद वापस नहीं जा सकेंगे। डिप्टी की बातें सुनकर कैथरीन के मन में पहला विचार आया, बारी का एक्सीडेंट होने वाला है। होटल को बंद कर दिया जाएगा और अर्जुन और निशा मेहरा की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वे जांचकर्ता शायद वाकई बहुत बेवकूफ़ हैं। अगर अर्जुन के पास और भी खास तरीके हों तो भी वे इस केस को इतनी दबंगई से नहीं संभाल सकते। अर्जुन शाकाहारी नहीं है तो काल को फांसी पर लटकाने और पीटने का साहस करने वाला यह व्यक्ति दयालु कैसे हो सकता है? अगले दिन जब अर्जुन को पता चला कि उसकी स्वतंत्रता अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है तो उसका चेहरा बहुत शांत हो गया। अंगरक्षक भाई बहुत घबरा गया। हर बार जब मेरे चाचा ये भाव दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि मेरे चाचा बहुत गुस्से में हैं। छोटा अंगरक्षक आया और बोला, महाराज, राजदूत ने पहले ही देश के साथ बातचीत शुरू कर दी है, इसलिए ज़्यादा चिंता न करें और पहले कुछ दिन होटल में रुकें। अर्जुन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपको अब कोई बेकार काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस बैठ जाओ और आराम करो, चाय पियो या एक कप कॉफ़ी लो। अधिकारी उसे जाने नहीं देंगे। निगरानी प्रणाली को हैक कर लिया गया था और जनता के मोबाइल फ़ोन हैक कर लिए गए थे। अधिकारी ने सीधे तौर पर माना कि यह अर्जुन था जिसने ये किया। अब उन्हें उन हत्यारों की मौत की भी परवाह नहीं है, बल्कि अर्जुन के हाथों में मौजूद तकनीक की अधिक परवाह है। यहाँ तक कि उनकी निगरानी प्रणाली को भी लापरवाही से हैक किया जा सकता है। हो सकता है कि हुआगो ने पहले ही इस तकनीक में महारत हासिल कर ली हो। उन्हें इस पर ध्यान देना होगा। दूतावास के कर्मचारी भी यहाँ हैं और अब जब ऐसा कुछ हो रहा है तो वे इसे और अधिक गंभीरता से ले रहे हैं। आखिर अर्जुन पर बारी में हमला हुआ। दाएं पक्ष को भी उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा। वान ली ने कहा, श्री वर्मा और श्री मेहरा, चिंता न करें, हम बातचीत कर रहे हैं। धन्यवाद। निशा मेहरा ने हल्का सा सिर हिलाया। नहीं, आप अधिक मेहनत करें। वान ली व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। जब उन्हें ये बात पता चली तो वे हर तरह से स्तब्ध रह गए। हालांकि जिस बात ने उन्हें और भी अधिक आश्चर्यचकित किया वह थी अर्जुन और निशा मेहरा द्वारा तकनीक में महारत हासिल करना। इस तरह की तकनीक आम लोगों के बस की बात नहीं है। एक बार निशा मेहरा इसमें महारत हासिल कर लें तो ये देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। कम से कम निशा मेहरा के साथ सहयोग करके उन्हें इस क्षेत्र में मजबूत किया जा सकता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, उन्हें अर्जुन और निशा मेहरा की रक्षा करनी थी। म्याऊं, मैं पिज्ज़ा खाना चाहता हूँ। गोलू पास आया, अपना शरीर हिलाया और दुखी होकर बोला। अर्जुन इस मोटी बिल्ली के दयनीय रूप को देखकर धोखा नहीं खा सकता था। उसने उसका सिर दबाया और फिर वान ली से पूछा, अब ये क्या कह रहे हैं? हम कब जा सकते हैं? वे बस अटके हुए हैं, समय की कमी से जूझ रहे हैं। वान ली का चेहरा थोड़ा कुरूप था और उन्होंने कहा, उन्होंने आप पर हुए हमले की बिल्कुल भी जांच नहीं की। इसके बजाय वे मेहरा समूह की जांच करने गए, ये देखने के लिए कि क्या इस व्यावसायिक समूह के पास वैज्ञानिक अनुसंधान तकनीक है। तो फिर उन्हें जीवन भर जांचने दीजिए। अर्जुन ने हल्के से कहा, उनसे कहो, इस तरह की बात के लिए निशा मेहरा की कंपनी में मत जाओ, सीधे मेरे पास आओ। बॉस लू, आप ऐसी बकवास नहीं कह सकते। वान ली की अभिव्यक्ति बदल गई। वे वास्तव में यह अनुमान लगा रहे थे कि निशा मेहरा महज एक व्यवसायी है जिसे तकनीक की बिल्कुल भी समझ नहीं है। जो समझता है वह केवल अर्जुन ही हो सकता है, क्योंकि अर्जुन पुराने लू परिवार से हैं और उदय वर्मा विदेश में इस पहलू में माहिर हैं। राजेश वर्मा बहुत चतुर है और कमोबेश इसमें पारंगत है, इसलिए उन्हें संदेह है कि अर्जुन ने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली है। लेकिन अब वान ली अर्जुन की रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहा है तथा कुछ अन्य लोगों को अंदर घुसने और अर्जुन की सुरक्षा को खतरा पैदा करने से रोक रहा है।
अच्छा, अर्जुन ने हंसते हुए कहा, दर्जनों लोग मुझे नहीं मार सकते और सैकड़ों लोग भी मुझे नहीं मार सकते जब तक कि वे इस होटल को उड़ा न दें। अर्जुन की बातें पास के कुछ जांचकर्ताओं के कानों तक भी पहुंची और वे सभी अर्जुन पर नजर रख रहे थे। जांचकर्ताओं द्वारा रेडियो पर कुछ शब्द बोलने के तुरंत बाद एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अर्जुन की ओर आया। वान ली उससे निपटने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन अर्जुन ने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, उसे आने दो। वान ली बस किनारे पर बैठ गया। श्री वर्मा, नमस्कार, मेरा नाम बोएन है और मैं इस मामले का प्रभारी व्यक्ति हूँ। बोएन बैठ गए और बिना किसी बात को घुमाए सीधे अर्जुन से कहा, मुझे खेद है कि आपको बारी में हमला झेलना पड़ा, लेकिन हमें अब मामले का विवरण जानना होगा। क्या आप कृपया हमसे बात कर सकते हैं? इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं सकता, वान ली ने गहरी आवाज़ में कहा। सर, श्री वर्मा एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, वह आपके साथ नहीं जा सकते। वह एक संदिग्ध नहीं है, बल्कि एक पीड़ित हैं। कृपया इस मामले की जांच करने से पहले एक अच्छी स्थिति स्थापित करें। अब आपका काम पर्दे के पीछे के असली अपराधी का पता लगाना है, न कि श्री वर्मा को नज़रबंद करना। बोएन घबराए नहीं और शांति से बोले, क्योंकि हम पर्दे के पीछे के असली अपराधी का पता लगाना चाहते हैं, हमें श्री वर्मा के सहयोग की आवश्यकता है, अन्यथा हम कम समय में संदिग्ध को ढूंढ नहीं पाएंगे। श्री वर्मा को स्पष्टीकरण देना तो दूर की बात है। बॉन ने पहले ही मीडिया बल को जुटा लिया है तथा अर्जुन की स्थिति पर नजर रखने के लिए मीडिया रिपोर्टरों को 24 घंटे होटल के प्रवेश द्वार पर खड़ा कर दिया है। केवल इसी तरह वह अर्जुन की हर चाल को समझ सकता है। बोएन ने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, श्री वर्मा, आपका क्या मतलब है? वह जानना चाहता था कि अर्जुन का इस समय क्या मतलब था, और उससे भी अधिक वह ये जानना चाहता था कि अर्जुन ने ये कैसे किया। अगर अर्जुन बता दे तो वह अर्जुन को जाने देगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, काल और कैथरीन को मेरे पास लाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बोएन का चेहरा बदल गया और उसने गहरी आवाज में कहा, श्री वर्मा, इस मामले का किसी और से कोई लेना देना नहीं है। आप पीड़ित हैं, हमें आपसे और जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है ताकि हम इस मामले को सुलझा सकें। मैं यही हूँ, तीसरी बार नहीं कहूँगा, अर्जुन ने सपाट लहजे में कहा। वह यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकेगा और कल ही चला जाएगा। उसे घर में नज़रबंद कर दिया जाए। वजन पक्ष में अभी तक वह योग्यता नहीं है। वह भारत में एक अच्छा बच्चा है, लेकिन विदेश में सांस्कृतिक भिन्नता के कारण वह एक बड़ा शैतान है। बोएन का रवैया भी ठंडा पड़ गया और उन्होंने कहा, श्री वर्मा, यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो हम मामले की जांच में और अधिक समय लगा सकेंगे। अर्जुन का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह कुछ नहीं बोला। जन्म उपहास, क्या आप अभी भी इस जगह पर गड़बड़ करना चाहते हैं? मुझे देखना है तुम कैसे उठते हो। बोएन ने बातचीत जारी नहीं रखी, क्योंकि वह जानता था कि बातचीत अनुचित थी और अर्जुन उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, इसलिए वह केवल धीरे धीरे ही इसे सुलझा सकता था जब तक कि अर्जुन समझौता न कर ले। बारी उनका क्षेत्र है, उनके पास अर्जुन के साथ बिताने के लिए बहुत समय है। बॉन खड़ा हुआ और जाने ही वाला था, हालांकि एक बड़े हाथ ने उसका चेहरा दबाया और उसके सिर को मेज पर जोर से पटक दिया। धमाका, एक भारी आवाज सुनाई दी। बॉन का सिर भिन-भिना रहा था और वह एक ट्रांस में था, जमीन पर बैठा हुआ अपना सिर हिला रहा था। होश में आने के बाद बोएन क्रोधित हो गया। उसने अपनी कमर से बंदूक निकाली और उसे उस व्यक्ति पर तान दिया जिसने गोली चलाई थी। क्रैक, क्लिक, क्लिक। हालांकि जैसे ही बोएन ने अपनी बंदूक निकाली, वहां लड़ाकू वर्दी पहने 4 लोग भी आ गए और उन्होंने बोएन के सिर पर बंदूकें तान दीं। सबके चेहरों पर कोई खास भाव नहीं था, वे पत्थर की तरह ठंडे थे। बोएन ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसके सामने कौन व्यक्ति था। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में केवल भय था। यदि इस संसार में वास्तव में मृत्यु का कोई देवता है, तो उसके सामने रेगिस्तानी लड़ाकू वर्दी में खड़ा यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति ही मृत्यु का देवता है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी हथेली उठाई और बोएन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। तड़क, बॉन को एक तरफ उड़ा दिया गया। म्याऊं, तुमने मुझे लगभग टक्कर मार दी थी। गोलू ने असंतुष्ट होकर आवाज लगाई, लेकिन सौभाग्य से यह अधिक लचीला है, अन्यथा इसे बिल्ली पैड बनना पड़ता। अर्जुन ने गोलू को नजरअंदाज कर दिया और अपनी नजरें उस अधेड़ उम्र के आदमी पर गड़ाए रखीं। जिस क्षण यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति प्रकट हुआ, अर्जुन को एक अपनापन, खून से जुड़ी निकटता का एहसास हुआ।
बॉन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन किसी ने उसे खींच लिया, पीछे से कॉलर पकड़ लिया और उसे अधेड़ उम्र के आदमी के सामने खड़ा कर दिया। तड़क! मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसे फिर से थप्पड़ मारा, जिससे बोएन का एक दांत टूट गया। बॉस लू, मैं पहले जा रहा हूँ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का दृढ़ चेहरा स्पष्ट रूप से देखने के बाद वान ली ने अर्जुन से फुसफुसाकर कहा। अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया और खुद को शांत करने के लिए चाय की एक घूंट ली। इस गलियारे में अब कई लोग असली बंदूकों और जीवित गोला बारूद के साथ खड़े हैं, और वे सभी स्वचालित रूप से वान ली को जाने के लिए रास्ता देते हैं। वान ली ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, अगर उसे पता होता कि यह स्वामी स्वयं आगे आएंगे तो उसे भागना नहीं पड़ता। बॉस, वह बेहोश हो गया है। खून से सने आधे चेहरे वाला एक आदमी मुस्कुराया और बोला। बॉन को बाहर कर दिया गया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बोएन को नज़रअंदाज कर दिया और अर्जुन की ओर देखा। उसकी भावशून्य आंखों में अचानक उत्साह की झलक दिखाई दी। चाय पियोगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सबसे पहले कहा। अच्छा है। अधेड़ उम्र का आदमी भारी स्वर में सिर हिलाकर सोफे पर बैठ गया और अर्जुन के चेहरे को घूरता रहा। यदि वह कोई और होता तो अर्जुन पहले ही दूसरे पक्ष को अपनी नोटबुक में दर्ज कर चुका होता। लेकिन यह अधेड़ उम्र का आदमी अलग है। अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। चाय का कप डालने के बाद अर्जुन ने कप उठाकर अधेड़ व्यक्ति के सामने रख दिया और मुस्कुराते हुए बोला, चाचा, चाय पी लीजिए। ये वाक्य सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी जोर से हंसा और बोला, हा हा हा, बढ़िया।